नमस्कार स्टूडेंट। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो आज की क्लास जो रहेगी अपनी वन लाइनर फैक्ट की रहेगी। इसमें आपको देखो मैं बता दे रहा हूँ पहले ही आपके सारे एमसीक्यू पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। देखो आप क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कवर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, मैच द कॉलम, ए टू जेड आपके कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास आपको लास्ट तक देखना है। और ये क्लास जो है आज की जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, इसमें ओनली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ में क्या है कि मैंने मेंशन भी करा है कुछ कुछ चीज़ों को हिंदी में, ताकि उससे भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो चैप्टर अपन फर्स्ट की बात करते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देखो क्या फैक्ट आपको माइंड में याद रखना है, क्या है इसमें कि एवरीथिंग विच सेटिस्फाई अवर नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो क्या होता है इसमें, ये बोला जो भी वस्तु वगैरह होती है उनकी आवश्यकता की हम पूर्ति करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनको अपन संसाधन कहते हैं। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन्स होता है। फिर ऑन द बेसिक ऑफ, इसमें एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये अच्छे से पढ़ के जाइए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। उसके बाद आपका आता है बेस्ड ऑन द ऑर्गन रिसोर्स ऑफ द बायोटिक और अबायोटिक, अच्छे से पढ़ना है। अब एक फैक्ट आपको यहाँ से पढ़ के जाइएगा, ये लिखा है इन 1992 द अर्थ समिट वाज हेल्ड ऑन रियो डी जेनरी। एक इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो रियो डी जेनरो जो है ये, इसमें आपको इसमें ईयर पूछ सकता है, तो कब आएगा, 1992 में याद रखना। फिर उसके बाद आता है लोकेटेड इन रियो डी जेनरी, ब्राजील, साउथ अमेरिका, इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाज रिटन बाय द, इसमें आपका 1974 याद रखना है। फिर उसमें आपको क्या रखना है, इंडियाज इन अ प्लान, तो इसमें याद रखना है इंडिया इस प्लेन में आता 43%, इसमें याद रखना है। उसके बाद आपका ये माउंटेन में याद रखना 30% होता है, जो कि आपका इंडियन प्लान भू क्षेत्र मैदानी होता है। माउंटेन क्या होता है, पर्वतीय होता है। प्लेट्यू मतलब पठारी मतलब 27% होता है। उसके बाद आता तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 30% जो जंगल वाला एरिया जो होता है इसमें आपका, इसमें 33% जो है इसमें क्या करा है इन्हें, जंगल वाला एरिया इसमें अलग से दिया % इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि नॉर्थर्न प्लांट्स ऑफ द इंडियन मेड ऑफ द एवुलेंस सॉइल, ये आपको याद रखना है। फिर ब्लैक सॉइल के बारे में अच्छे से पढ़ना, कॉटन सॉइल क्या होता है। फिर द वर्ड लिटरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया, ये याद रखना। फिर लिटरल सॉइल इज द मोर द स्टेबल ऑफ द कैस्को, मतलब काजू की इसमें फसल की जाती है, इसमें लिटरल सॉइल में ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको ये पढ़ के जाइएगा कि मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है। फिर उसके बाद एक सीट इरोजन मतलब चादर अपरदन क्या होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको ये जरूर पढ़ के जाइएगा कि जो ब्लैक सॉइल होता है कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, इनमें पाई जाता है। फिर उसके बाद 80% जो रहेगा इंडिया स्टेट द पंजाब और हरियाणा, जिसमें 80% जो होता है एग्रीकल्चर, इसमें का उपयोग किया था, 80% कृषि भूमि है, याद रखना। फिर आपके बाद आता है सेकंड चैप्टर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इसमें आपको क्या रखना है, फॉरेस्ट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब उत्पाद होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। उसके बाद आपको ये फैक्ट माइंड में बैठा कर 1917 में क्या हुआ था, 1973 में क्या हुआ था। फिर उसके बाद जो आरक्षित और वन रक्षित मतलब हाफ ईयर द एसेसरी रिवर्स फॉरेस्ट क्या होता है। फिर इसमें आता है सारिक्शा टाइगर रिजर्व ऑफ द लोकेट द राजस्थान, ये आपको पढ़ना है। फिर इसको चिपको मूवमेंट इज द रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये वनों को संरक्षण किया जाता है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद द एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट इंडिया हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक इसमें परमानेंट वाला जंगल वाला एरिया इसमें होता है। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में देखिए सब फैक्ट आपके जरूर पूछेगा। फिर आता है 1/3 जो होता है वो हमारा जो पृथ्वी, 1/3 मतलब 3/4 याद रख, 3/4 का मतलब होता है 3/4 जो है कि आपका सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, मतलब चारों तरफ से क्या पानी से घिरा हुआ होता है। फिर उसके बाद याद रखना वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण, पानी जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। उसके बाद एक याद रखना फुल फॉर्म द JJM, ये पढ़ के जाइएगा, फुल फॉर्म क्या होता है, जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ से आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील का क्या होता है, जो कृत्रिम झील क्या होता है, 11th सेंचुरी भोपाल लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक आर्टिफिशियल लेक्स, इसमें कृत्रिम बोला जाता है। फिर हीराकुंड धाम इज लोकेटेड द स्टेट ऑफ द उड़ीसा, ये पढ़ना है। इसके बाद आता तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू कोल्ड डैम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया,
फिर आता है सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन द नर्मदा रिवर। ये दो फैक्ट अच्छे से पढ़ना, मतलब मेन जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको अंडरलाइन रेड पेन से करके रखा हूँ। फिर इसमें आपको यहाँ से पढ़ना है बेटा, टैंका इज द कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर राजस्थान बाय द मेकिंग टैंक्स हो जाएगा। पालर वाटर क्या होता है। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य कंसिडर इरीगेशन थ्रू द डैम लेक्स एंड द इरीगेशन सिस्टम होता है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद ये आता है दामोदर रिवर, रिवर ऑफ सोरो ऑफ इंडिया, शोक की नदी खेलते बोलते हैं इसको दामोदर नदी को, ये पढ़ना है। फिर देखिए अगला चैप्टर आता है एग्रीकल्चर से। क्या एग्रीकल्चर से पक्का आपसे पूछेगा। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप होती है एग्रीकल्चर। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है। 10 सीयर बर्निंग सिस्टम इज नाउन ऑफ द वेरियस कार्टन दहन होता है। उसका टी कॉफ़ी रबर सर ये आर द इम्पोर्टेंट शुगर्स कैन द आर इम्पोर्टेंट प्लांटेन्स क्रॉप, मतलब इसको रोपण फसल कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीट वर्ले पी ग्राम मस्टर्ड आर द मेन रबी क्रॉप, रबी की फसल कहते हैं। खरीफ क्रॉप आर सो इन द जून और जुलाई होता है। इसके बाद आता है तुम्हारा खरीफ क्रॉप आर द हार्वेस्ट सितंबर एंड अक्टूबर की याद रखना। रबी क्रॉप रिक्वायर्ड द 50 से 75 एनुअल रेन में वार्षिक वर्षा होती है इसमें। फिर इसके बाद क्रॉस ग्रेन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व इसमें पाया जाता है। पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द लेगन मिनट्स क्रॉप, फलीदार फसल जिसको बोला जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस एट द कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द उत्पादन के लिए करता है। पल्स इसका मतलब क्या होता है, दाल प्रोवाइड द मोस्ट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फिर प्लांटेशन क्रॉप, रोपण क्या होता है, ये जरूर आपसे पूछेगा। अरेबिक किस्म की क्या होता है, अरेबिक वेराइटी ऑफ द कॉफीज प्रोड्यूस इन अवर कंट्री, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कॉफ़ी वाज द इनिशियली बोट टू द इंडिया ऑफ द यमन में इसमें क्या आता है। फिर नीलगिरी वाले का आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है रेयरिंग ऑफ द स्किल वार्म इज कॉल्ड द सेग्रीकल्चर, रेशम उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगला आता है तुम्हारा कि लैंड रिफर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद आता है वुडन मूवमेंट्स वाज द स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे। फिर आता द बुधन ग्रामन मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे वाज द कॉल्ड द, इसको बोला था वुडन ब्लस रिसोल्व, मतलब रक्तहीन क्रांति जिसको बोला जाता है। फिर महात्मा गांधी एट द डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज अ स्पिरिचुअल सक्सेसर, ये आपको पढ़ना। उसके बाद आता है 6 चैप्टर में आता है। 6 चैप्टर में आपको देखिए क्या पढ़ना है इसमें इंपॉर्टेंट, तो जो आपका 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूं, 6 चैप्टर में आता है कवरेटिंग रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल, इनटू वैल्यूएबल प्रोड्यूस इज अ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग, का मतलब क्या होता है, विनिर्माण, मतलब उसका दोबारा से उपयोग करना, कच्चे माल को दोबारा से उपयोग करना विनिर्माण कहलाता है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड द शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग में दूसरे नंबर पे। कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, शुगर, टी, कॉफी, इट इज़ द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित है। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस हुआ था, ये खनिज के लिए हो जाता है। फिर इसमें आपको क्या याद रखना है, BHE भेल क्या होता है, SAIL इसको क्या बोला जाता है। फिर इंडिया द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल वाज द सेट ऑफ द मुंबई, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है इंडिया द फर्स्ट जूट इंडस्ट्री वाज स्टेब्लिश बाय द रिस्क नियर कोलकाता, पटसन उद्योग इसको बोला जाता है हिंदी में। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं आपका ये छोटा नागपुर का पठार वाला पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद ये वाला पढ़ना है कि द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द नेशन, रासायन उद्योग में तीसरे नंबर पे, इसको थर्ड याद रखना है। इंडिया रैंक 12th इन द वर्ल्ड ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री में DAP इज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक जिसको बोला जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा द केमिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 3% टू द GDP का फुल फॉर्म होता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना है आपको बेंगलुरु, क्या पढ़ो, बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ द इंडिया, ये पढ़ना पक्का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। वाटर पॉल्यूशन स्प्रेड द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, कार्बनिक और अकार्बनिक जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद अनवांटेड गैसेस सच है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज इन द एयर पोल्यूशन, जिसमें वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीपल हु डिलीवर द प्रोड्यूस टू कंज्यूमर थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन इज द कॉल्ड द ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापार क्या होता है। उसके बाद इंडिया इज द कंट्री विद द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश हमारा इंडिया होता है, इंडिया को बोला जाता है। फिर उसके बाद आपको ये फैक्ट पढ़ना है कि द फुल फॉर्म ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है। नेशनल हाईवे कनेक्टेड रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, फुल फॉर्म ऑफ द CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसके बाद
फिर आता था हिस्ट्रिकल शेर शाह सुई मार्ग कनेक्टेड दिल्ली एंड अमृतसर, इसको कनेक्ट करता। उसके बाद आता है द फुल फॉर्म ऑफ PWD इज अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द वर्क ऑफ कनेक्टिंग एवरी विलेज ऑफ द इंडिया मेजर सिटीज थ्रू द रोड डन अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगा। फिर उसके बाद द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईएस्ट सुरंग टनल मतलब होता है सुरंग इज लोकेट इन इंडिया लेंथ ऑफ द 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल जिसको बोला जाता है, ये पूछेगा आपसे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द इंडिया वाज रन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे, इस यहाँ से स्टार्ट करा था। देयर आर द 3 मेजर नेटवर्क द पाइपलाइन ट्रांसफर अपन इंडिया, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा अगला, जो भी सारे रेड पेन वाले सब इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ पोर्ट ऑफ इंडिया इज न कैंडेला, पहला पतन कंडेला था। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैज़ बीन द डेवलपमेंट और रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेक्शन एट मुंबई पोर्ट, पतन होता है। 50% ऑफ द इंडियाज टोटल आयरन आर और एक्सपर्ट आर द कैरिड आउट द थ्रू द मरमेगन पोर्ट्स हो जाएगा। इसके बाद आता है तुम्हारा चेन्नई इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, पतन जिसको बोला जाता है। फिर एयर ट्रांसपोर्ट वाज द नेशनलाइज इन 1953, वायु परिवर्तन का राष्ट्रीयकरण जिसको बोला जाता है। फिर टेलीविजन रेडियो न्यूज़पेपर ETC आर द मेन ऑफ द मेन द कम्युनिकेशन इन अवर कंट्री, संचार साधन जिसको बोला जाता है। फिर आता है न्यूज़पेपर आर द पब्लिश इन द अबाउट 100 लैंग्वेज इंडिया, 100 लैंग्वेज में अपना न्यूज़पेपर होता है। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड, बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ नेशनल बैरोमीटर जिसको बोला जाता है। फिर गंगा वाटर हाईवे बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद इन द 1620 किलोमीटर लॉन्ग हो जाएगा। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन हैज़ द ऑथोराइज्ड टू द सर्टिफाई ऑल इंडिया एंड द फॉरेन फिल्म, मतलब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको बोला जाता है। फिर यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसको बोला तो ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुशवाद, ये अच्छे से पढ़ना, पक्का पूछेगा आपसे। अगर जैसे मान लो कि इंग्लिश में कुछ कन्वर्ट मिस्टेक होती है आप तो हिंदी में उसको सर्च करके कर सकते हो। फ्रेडरिक सैरिस वाज द फ्रेंच आर्टिकल हु क्रिएट द सीरीज ऑफ द 4 पेंटिंग इन 1848, 4 पेंटिंग की सीरीज इनने बनाई थी। फिर इन द सरयू imaginary world European the people of the world are divided into group different nation which the identified by the cloth and national consumer, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ना है कि व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या होता है। उसके बाद नेशनलिज्म बिगन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फिर होता है जैकोबिन क्लब क्या होता है, ये पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद अगर आता है तुम्हारा जैकोबिन, इसमें ये जरूर पढ़ना है कि नेपोलियन सिविल कोड, ये पक्का 100% एक बार इसको रीड करना अच्छे से, जरूर आपसे पूछेगा। उसके बाद नेपोलियन के बाद आता है आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये आता है रीनेलैंड पोस्टमैन डिपोर्टिंग नेपोलियन रिट्राइटिंग द फ्रेंच आफ्टर द डिफेंड एट द बैटल ऑफ द लेट सेक इन 1813, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है द नोबिलिटी इन ग्लेकिया स्पोक पोलिश, मतलब पोलिश भाषा बोलते थे इसमें। इसके बाद आता है पीपल ऑफ द अपर क्लास यूज द फ्रेंच लैंग्वेज इज ऑफ पॉलिटिकली एक्टिविटी, मतलब हाई क्लास के लोग में किस तरह की भाषा इसमें बोली जाती, तो ये आपको इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूँ कि इसमें आपको नेपोलियन से रिलेटेड कुछ ईयर वगैरह आप इसमें पढ़ लेना, ये ज़रूर आपसे पूछेगा। उसके बाद आता है ये आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन द इंग्लैंड इन देयर द लेटर ऑफ द हाफ 18th सेंचुरी। फिर द वर्ल्ड लिबराइज्म इज बेस्ड ऑन द लैटिन रूट्स ऑफ द लिबर मीनिंग द फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है आज़ाद। फिर आता है ड्यूरिंग द जैकोबिन रूल ऑल अबाउट द मेल हैंड द राइट ऑफ द बोट। उसके बाद यहाँ से ये पढ़िएगा आफ्टर, मतलब बाद में नेपोलियन डिफेक्ट द ट्रेडी ऑफ द बेनिज है ना, वियना वाज साइंड 1859 होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मार्टिनिच। उसके बाद अगर बात करता हूँ वियना संधि की शर्तें, वियना पीस ट्रेडी टर्म, ये आपको पढ़ना है, इसमें टर्म्स आप पढ़ लेना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ द फर्स्ट रेबेलियन टुक प्लेस इन द फ्रेंच इन जुलाई 1830, प्रथम विद्रोह इसमें किया था। द ट्रेडी ऑफ कंस्टेंटिनोपल वाज द साइंड द 1932, इसको बोला जाता है ये, इसकी मीनिंग होती है हिंदी में, ये बोलता कुतुनिया की संधि। फिर उसके बाद आता है फेमिनिज्म क्या होता है, ये नारीवाद क्या होता है, ये पढ़ के जाइएगा।
ठीक है, सब हिंदी में इसलिए मेंशन करी, आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए भैया। फिर आता है बिस्मार्क वाज द फादर ऑफ द यूनिफेशियल ऑफ जर्मनी, वाज द हेल्प ऑफ द पूसी आर्मी द एंड द वर्कनेस पूसिंग वाज एट द थ्री विथ, ये पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज द डिवाइडेड इन 7 स्टेट, 7 देशों में इसको बांट दिया गया था। उसके बाद आता उन 1861 द इमैलियन वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली, इमैनुअल इटली का राजा घोषित करा था, इसको इटली का क्या करता राजा घोषित कर दिया था। इटली वाज द डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, ये बता चुका था। फिर गैप से मार्जिन ये वाला पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता आपका लाल कुर्ती दाल, ये वाला पढ़ना है। फिर यहाँ से आता है द बल्क ऑफ द वेलकम रीजन वाज द अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन यूरोप, मतलब क्या होता है ओटोमन साम्राज्य जिसको बोला जाता है। एक इस फैक्ट का जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जरूर आपसे एग्जाम में पूछेगा। चलो अब यहाँ से याद रखना, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या लिखा। महात्मा गांधी रिटर्न टू द इंडिया जनवरी 1950 बिफोर हैज वाज द साउथ अफ्रीका, इसमें सबसे पहले दक्षिण अफ्रीकी में थे जब महात्मा गांधी गए थे। फिर सत्याग्रह मीन द इंस्टेंट ऑफ द ओकरिंग द ट्रू, मतलब सत्य को स्वीकार करना। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य को स्वीकार करना। फिर इसमें एक चंपारण वाला जरूर पढ़ लेना, चंपारण में क्या होता है, बिहार में है, 1917 में आपको ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद 1917 में क्या हुआ था, 1918 में क्या होता है, 1918 में क्या हुआ था ये पढ़ना है। उसके बाद 1917 में आपका चंपारण हुआ था, 1980 में आपका खेड़ा हुआ था, कहाँ पे, गुजरात में। उसका 1980 में आपका अहमदाबाद का हुआ था, गुजरात में, ये पढ़ना है। फिर रॉलेट एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ना है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी वॉट द बुक द हिंद स्वराज के बारे में अच्छे से रीड करना है। फिर आता है स्टैंडर्ड बाय द चोरी चोरा इंसिडेंट 1992, ये अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद गेटिंग एनी वर्क डन विदाउट एंटी रिमेनेशन वैज इज कॉल्ड द फोर्सेड लेबर, मतलब बेघर जिसको बोला जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है साइमन कमीशन वाज द सेट ऑफ द ब्रिटेन 1927, साइमन कमीशन पढ़ना है। साइमन कमीशन कब आया था, 1928, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव मैटर। सॉल्ट ऑफ द डांडी मार्च वाज द स्टार्टेड 12 मार्च 1930। फिर उसके बाद महात्मा गांधी वाज स्टार्टेड सॉल्ट मार्च अलॉन्ग विद द 17 मेंबर्स, उसके हुआ था। गांधी जी रीचड डांडी द गुजरात एट 6 अप्रैल 1930, ये आएगा। नमक कानून बनाया था, फिर उसके बाद तोड़ा था इनको। फिर उसके बाद आता द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑकर द 1929 विच आल्सो अफेक्टेड इंडिया। फिर एक वायसराय इरविन, ये इसमें 11 क्या क्या इन्होंने डिमांड रखी थी। फिर 1928 में क्या हुआ था ये पढ़ना अच्छे से। फिर उसके बाद आता तुम्हारा भगत सिंह गेव द स्लोगन ऑफ द इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस क्लासेस द एसोसिएशन 1930, ये बनाया था कब। फिर 1987 में क्या हुआ था ये पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है इंस्पायर्ड बाय द स्वदेश मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी आपको ईयर 1942 में पढ़ना है। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कि एक स्लोगन दिया गया था डू और डाई, डू और डाई मतलब करो या मरो। उसके बाद यहाँ से देखिए अब मेन फैक्ट स्टार्ट होते हैं। 1980 में क्या हुआ था, 1885 में। इसमें 1980 की बात करूँ, इंडिया फर्स्ट बार इंडिपेंडेंट मतलब हुआ था। फिर प्रथम विश्व युद्ध वाला ये कांग्रेस बाय द लॉन्चड इन द मुंबई, ये कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपका यहाँ से ईयर देखिएगा, 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस बाय द डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीम ग्रुप, सूरत सेक्शन में हो जाए, सूरत अधिवेशन जिसको बुलाया था। 1914 बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फिर 1990 में तो सबको पता होना चाहिए, रोलेट एक्ट के बारे में बताया था। 13 अप्रैल 1990 में जलियांवाला बाग का मूवमेंट हुआ था। 1990 बिगिनिंग द खिलाफत मूवमेंट। 1920 में क्या हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था। फिर उसके बाद करता फरवरी में क्या हुआ था, चोरी चोरा वाला कांड, ये वाला पढ़ना है। 1927 में आपको पढ़ना है क्या हुआ था, साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन, इसमें यहाँ से स्टार्ट करा था, इसको ग्रुप में बनाया था, याद रखना। 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, इसमें सिविल डिसोल्वमेंट हुआ था, सभी ने अवज्ञा जिसको बोला जाता है। फिर 1930 में आपका दलित वर्ग एसोसिएशन है ना, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है 1932 में आपका पूना एक्ट हुआ था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था।
उसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द पीपल गुड आर जॉब मूव बिटवीन द कंट्रीज। फिर उसके बाद ये पढ़ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको अच्छे से रीड करना। उसके बाद सीधे ये 2 पॉइंट पढ़ना आपको। इवन लॉन्ग आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी में क्या होता है, चाइना इंडिया वेयर द स्टिल ओकर द अमंग द एंशिएंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द टिल द 19th सेंचुरी पोवर्टी एंड हैंगर प्रिवेंस इन द यूरोप, मतलब गरीबी और भुखमरी सबसे ज़्यादा हुई थी। इसके बाद अगर बात करते हैं अपना, जब 18th सेंचुरी जब हुई थी, इसमें ब्रिटेन इन द मतलब 18 जब 18वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो आखिरी दशक के लिए ब्रिटेन को कॉर्न लॉ था, याद रखना। कॉर्न लॉ क्या था, एक तो ये पढ़ के जाना भैया, कॉर्न लॉ ये पढ़ना। फिर कॉर्न लॉ में इसमें 2 कंडीशन याद रखना। कॉर्न लॉ टाइम, कॉर्न लॉ जो था उस टाइम पे क्या हुआ था, कॉर्न लॉ रिमूवल के टाइम पे क्या हुआ था, कॉर्न लॉ के समय क्या हुआ था, कॉर्न लॉ के हटने के बाद क्या हुआ था। तो ये पॉइंट मैंने हिंदी में लिख दिया। कॉर्न लॉ के टाइम में क्या होता है, भोजन की कमी हुई थी, जनसंख्या में बढ़ी थी, भोजन के दाम बढ़े थे, व्यापार में वृद्धि हुई थी, विकास का तेज होना, भोजन का अधिक भंडार होना, ये सब हुआ था उस टाइम पे। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा रिंडरपेस्ट वाज द कैटल डिजर्ट दैट द स्प्रेड लाइक द प्लग्स। रिंडरपेस्ट प्लेग मवेशियों की बीमारी, एक बीमारी का नाम याद रखना, मवेशियों की बीमारी को रिंडरपेस्ट प्लग बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है बाउंडेड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। उसके बाद ब्रेटन वुड्स, ये पढ़ के जाइएगा ब्रेटन वुड्स क्या था। ब्रेटन वुड्स की कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेगा। अब बात करते हैं इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू द रिजेक्ट लॉ द प्रोपोजल मेड बाय द बॉडी इज द वीटो। वीटो क्या होता है ये पढ़ना। उसके बाद आता है तुम्हारा सीधा एक्सचेंज रेट, विनिमय दर क्या होता है, ये तो सबने पढ़ा होगा। बंगाल, इसमें याद रखना जूट वाज द प्रोड्यूस बाय द बंगाल, सबसे ज़्यादा जूट की खेती जूट कहाँ होता है, तुम्हारा बंगाल में होता है। फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमी रिसेशन इन इंडिया महात्मा गांधी स्टार्ट इन द सिविल डिसोल्वमेंट मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोल्वमेंट मूवमेंट को स्टार्ट करा था। फिर आता है तुम्हारा IMF का पूरा नाम क्या था और कब इसको दिया गया था, मल्टीनेशनल। फिर उसके बाद आता तुम्हारा MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, कब बनी थी, 1920 में स्टार्ट करी थी। फिर इसके बाद आता तुम्हारा एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर 4 में अ बुक ऑफ म्यूजिक वाज द पब्लिश द E.T. पाल म्यूजिक कंपनी। फिर उसके बाद E.P. पाल वाज द अमेरिकन म्यूजिशियन था। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूस वाज द कॉल्ड द गिल्ड्स था। उसके बाद पर्सन हु स्प्लिट वूल द अकॉर्डिंग टू द फाइबर इज कॉल्ड द स्पेल्ड पर, इसमें फिनिशिंग सेंटर जिसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से जो फैक्ट है ये अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिए। पहला, अहमदाबाद इज़ द मर्चेंट्स बाय इंडिया, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। फिर उसके बाद एक गुमास्ता जरूर पढ़ना, आएगा ही आएगा। इसमें आएगा भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगाई गई थी। फिर इसके बाद आता पहली कताई और मिल मद्रास में खुली थी, जमशेद जीजाबाई, ये पढ़ना, जमशेद जीजाबाई वाला पढ़ के जाइएगा। फिर आता देश के पहले जूट मिल कहाँ होता है, हुकुम सेठ चंद, ये वाला पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि इंग्लिश में अगर आपको स्पेलिंग में गड़बड़ तो आप हिंदी से कन्वर्ट कर सकते हो। कोलकाता में 19। इसके बाद आता तुम्हारा इफ़ डिफरेंट एरिया सरदार आर मिनिस्ट्री ETC वेयर आल्सो जावर। उसके बाद आता है फ्लाई शटल, जरूर पढ़ के जाइएगा फ्लाई शटल क्या है। फिर उसका लेबल क्या होता है, लेबल क्या होता है द क्वालिटी ऑफ सिंबल, मतलब लेबल क्या करता है, क्वालिटी को बताता है, याद रखना लेबल का काम होता है क्वालिटी ऑफ सिंबल। इंडिया द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द स्लो, मतलब सबसे धीमा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसमें सबसे धीमा चला था। फिर उसके बाद आता था प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में, इसमें क्या था द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना जापान एंड कोरा। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग चाइनीज बुक्स अवेयर द मेड ऑफ द एकाडिएशन स्टाइल में इसमें बताया गया था। फिर उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूस द प्रिंटेड मटेरियल वाज द चाइनीज मोरलिटी, चीनी राजतंत्र था। उसके बाद चाइनीज बुद्धिस्ट प्रोड्यूस द प्रिंटिंग बाय द टेक्निक, चीनी बौद्ध छपाई की तकनीक लेकर जापान गए थे। द ओल्डेस्ट बुक इज जापान इज द डायमंड सूत्र इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद द राइटिंग सरफेस मेड ऑफ द परमेंट ऑफ द एनिमल लेचर ऑफ द, इसमें बेलम, बेलम क्या होता है पढ़ के जाइए। फिर एक गुटेनबर्ग क्या होता है, फिर कितने आपको ये पढ़ना है, ये गुटेनबर्ग 14। फिर इसमें बाइबल के बारे में पढ़ना, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग वाज बाइबल, बाइबल सबसे पहली बुक प्रिंट करी थी गुटेनबर्ग में। उसके बाद गुटेनबर्ग प्रिंटेड 180 कॉपी ऑफ द बाइबल, कितने 120 करा था, 26 लीटर का यूज़ होता है, मोबाइल टाइप प्रिंटिंग होता है। फिर प्लानेट क्या होता है, कंपोजिटर क्या होता है, गेली क्या होता है, गाथा गीत क्या होता है, धर्म सुधाकर मतलब मार्टिन लूथर वाज द रिलीजन, ये मार्टिन लूथर को मतलब क्या बोला जाता है, धर्म सुधारक बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है पॉकेट बुक साइज बुक दवाया था, पॉकेट चैप बुक, चैपमैन क्या होता है।
उसके बाद म्यूजिकल एक पाउंडी लिपि क्या होता है ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। म्यूजिक स्क्रिप्ट क्या होता है। उसके बाद ये वाला पढ़ के जाइएगा, द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन बाय द तुलसीदास 16th सेंचुरी बुक रामचरितमानस बाय द पब्लिक फ्रॉम द कलकत्ता। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ के जाए गुलामगिरी के बारे में क्या था, पेरियर क्या था, लक्ष्मीनाथ बेरजुगरा क्या थे, केसरी क्या था, ये पढ़ के आना। उसके बाद आपका पावर शेयरिंग में आता है बेल्जियम इज द स्मॉल स्टेट इन यूरोप का था। फिर एक सिन्हाला में क्या हुआ था, फिर 1956 में सिन्हाला वाज द डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका। उसके बाद द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम ब्राज़ील हो जाएगा। फिर उसके बाद द बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट आर द इलेक्टेड बाय द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज डच एंड जर्मनी। उसके बाद द सिन्हाला पॉपुलेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका में सिन्हाली भाषा की आबादी सबसे ज़्यादा थी। फिर आता है तुम्हारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या था, ब्रुसेल में। इसमें एक ये लाइन पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है बंगाल होम द लार्ज नंबर ऑफ डच स्पीकिंग द बेल्जियम में मतलब डच भाषी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। उसके बाद आता है श्रीलंका प्रैक्टिकली स्टिल द यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट मतलब एकात्मक सरकार जिसको बोला था, शासन बोलते हैं। देयर आर द डायरेक्ट डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार में डिवाइड करता है। उसके बाद यूनिटरी सिस्टम बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद देयर आर द टू बार गवर्नमेंट सिस्टम, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनिटरी स्टेट और कंकरेंट हो जाएगा। फिर इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ये इसमें आपका आएगा राष्ट्रभाषा, मतलब हमारे संविधान में एक किसी भी लैंग्वेज को क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम हिंदी 21 अदर लैंग्वेज, ठीक है, हैज़ बीन द बिगन द स्टेट द शेड्यूल लैंग्वेज मतलब क्या, SC वाले इतने % है कौन संविधान में, टोटल 22 लैंग्वेज 22 भाषा इसमें बताई गई है। फिर आता है द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज द इम्प्लीमेंटेड 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। इसके बाद आया था तुम्हारा इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन द डिक्लेयर एज द यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था यूनिटरी का। फिर आता द लैंग्वेज आर द लिस्टेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बताया था। एक आता देयर आर टू फ्रॉम द गवर्नमेंट, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी और फेडरलिज्म होता है। उसके बाद आता है इससे पक्का एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आएंगे कास्ट रिलीजन एंड जेंडर से। द लिटरली रेट इन द इंडियन अकॉर्डिंग टू 2011 में सेंचुरी में 73% था। अकॉर्डिंग टू 2011 मतलब 2011 में लिटरली मेल की कितनी 76% था। सेक्स रेशो की अगर बात करें कितना था 2011 में 943/1000 था। इसके बाद अ पर्सन हु डज नॉट द डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक ऑफ द रिलीजन कॉल्ड सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, जिसको बोला जाता है। 1/3 ऑफ द सीट ऑफ द पंचायत आर रिजर्व ऑफ द वुमेन, मतलब पंचायत में 1/3 पार्ट किसके लिए रिजर्व करा था, महिलाओं के लिए करा था। फिर उसके बाद आता सोशल डिविजन बेस्ड ऑन द कास्ट एंड एग्जिट ओनली इन इंडिया, जातिवाद का हुआ था। फिर द इलेक्शन कमीशन अपीयर्ड बाय द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम इज द प्रिवेंशन इन इंडिया, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। इलेक्शन इन इंडिया आर द कंडक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन होता है। एज पर 2011 सेंचुरी लिटरल रेट ऑफ द 54% अमंग रेन मैन द 76%। फिर आता है 2 एज ऑफ द 201 इवन टुडे द नंबर ऑफ वुमेन्स होल्डिंग हाई पोजीशन इन द लेस देन मैन। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज में आता है इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन द फ्रॉम द गिवन रीऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल पार्टीज। उसका इलेक्शन आर हेल्ड इंडिया आफ्टर द 5 ईयर, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। द इलेक्शन कमीशन है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति करता है। उसका आता है पार्टीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मिंग द पब्लिक, की जनमत का निर्माण करती है। फिर बहुजन समाज पार्टी का आपको ईयर याद रखना है। फिर 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, डुअल पार्टी सिस्टम जिसको बोलता है। द पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टी का मतलब क्या होता है, विपक्ष बोलते हैं जिसको। द नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1885 में इसका करा था। फिर आता है एकात्मक का मतलब क्या होता है, वन पार्टी रूल क्या होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, बहुदलीय राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। फिर उसका आता है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, मार्क्सिस्ट वाज द फाउंडेड इन द मार्क्सवादी पार्टी इसको। उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी ये पढ़नी। फिर द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में याद रखना। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द न्यू पार्टी इन द कंट्रीज गेट टू द इटसेल्फ रीऑर्गेनाइज द इलेक्शन कमीशन, नई पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है। इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन हैव द राइट कॉस्ट ऑफ द वोट,
इंडिया जर्मनी आर द टू कंट्रीज द स्लोगन। फिर उसके बाद एक यहाँ पढ़ना टुडे द डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ द फोकस ऑन अपॉइंटमेंट 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल वाई द पीपल इन द पीपल इज द अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था, ये पढ़ के जाइएगा। फिर एक तानाशाही के बारे में आप अच्छे से पढ़ना, तानाशाही। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, ये पढ़ना है। फिर इन डेमोक्रेटिक पब्लिक इंटरेस्टिंग इज द पैरामाउंट। फिर आता है द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू द फोकस 26 जनवरी 1950 में। फिर आता है ये आपका साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन में लागू किया था, इसको आप इंग्लिश में कर लेना भैया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है नर्मदा रिवर के बाद करना है सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन द नर्मदा नदी, ये पढ़ना है। फिर आता है मेजर वे द कंपनी डेवलपमेंट द डिफरेंस कंट्री पर कैपिटल इनकम बोला था एवरेज बोला जाता है, इसमें आपको एक ये पढ़ के जाना पर कैपिटल इनकम, ये 100% क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। डॉलर्स इसमें आप ये रहेगा। फिर लिटरेचर रेट आपको पढ़ना, द पॉपुलेशन ऑफ द लिटरल पॉपुलेशन अमंग पीपल इज द 7 ईयर एंड अबव इज कॉल्ड द लिटरली रेट। फिर एक हरियाणा केरला में क्या हुआ था, HDI मीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI के बारे में पढ़ना। उसके बाद ग्रेट वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, क्राउड फॉर द ऑयल इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। फिर इसमें आपको पढ़ना स्टेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। फिर एक UNDP ये क्या होता है पढ़ना है। उसके बाद ये 100% क्वेश्चन इससे बनेगा आपका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी क्या क्या, इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इन तीनों के। फिर आता है द शॉर्ट फॉर्म द क्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस GDP का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये सब आपके सिलेक्टेड पूरे A to Z में आपको कराना, सब आपके वन वर्ड किसी फॉर्म में भी आपसे एग्जाम में पूछता है। एक आता है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपी बेरोजगारी। फिर एडुकेटेड अनएम्प्लॉय का मतलब शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है। फिर 2005 में क्या हुआ था ये पढ़ना। फिर ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक सेक्टर पढ़ना है। ऑर्गेनिक सेक्टर के आपको एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना, ज़रूर पूछेगा आपसे। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सेक्टर अनऑर्गेनिक होगा, फिर इनके ये कुछ आपको एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद क्रेडिट एंड करेंसी एंड क्रेडिट वाले में आपको एक विनिमय क्या होता है पढ़ना, बर्तर सिस्टम क्या होता है ये रीड करना है। फिर करेंसी एज मीडियम ऑफ द एक्सचेंज ये पढ़ना है। इन द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी बना नोट छापता RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इधर सेंट्रल बैंक बोला जाता है। द करेंसी ऑफ इंडिया इसको रुपीज़ बोला जाता है। फिर डिमांड डिपॉजिट मांग जमा क्या होता है। फिर एक डिसेंट्रलाइजेशन जरूर पढ़ के जाना, विकेंद्रीकरण क्या होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल आपको पढ़ना है। एक रिजर्व बैंक क्या होती है। इसके बाद आपका आता है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप आर सोर्स द लोन। SHG लोन प्रोवाइड करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने 15 से 20 मेंबर होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर ऑफ द स्मॉल सेविंग। फिर उसका द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन एज द इनफॉर्मल सेक्टर हाई होता है। फिर ये इसमें आपको पढ़ना। फिर एक ग्लोबलाइजेशन से क्या पढ़ना, पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ के जाइएगा। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, ये होती है मल्टीनेशनल कंपनी कौन कौन सी क्या होती है। फिर इसमें निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। एक WT जरूर पढ़ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर इंडिया न्यू द इकोनॉमिक पॉलिसी कम इनटू 1991 में न्यू पॉलिसी बनाई थी। फिर आपको आता है इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। फिर आता है मल्टीनेशनल कंपनी के जो रहेंगे, आपको कंपनी के नाम आपसे ज़रूर पूछेगा मल्टीनेशनल कंपनी के। फिर ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट कौन कौन से वो पढ़ के जाइए। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से वो पढ़ के जाइएगा। आया सबको समझ में कि नहीं है। और कल आप सभी को सुबह 10 बजे, कल आपकी मॉर्निंग में क्लास रहेगी 10 बजे, जिसमें कि आपको मैं पूरे इंग्लिश के 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कर पाऊँगा। तो कल सभी के सभी स्टूडेंट 10 बजे मॉर्निंग में मिल जाना। चल यार इसकी कहानी समझते हैं यार, हमें इसकी कहानी समझते हैं। इसको वीडियो अपलोड मार ही देते हैं।